हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गर्ग और आज हमारे साथ अरीबा नोमान AIR 109 जुड़ी है और आज हम इनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे और आप लोगों ने जो क्वेश्चंस हम लोगों को फॉरवर्ड किए हैं वो भी आज मैम के सामने रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर Thank you so और much. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्रैकिंग दिस एग्जाम। Thank you, sir. Okay. So let's start with your brief introduction. Okay. So I am Ariba Numan and I scored rank 109 in CSC 2021. This was my fourth attempt and my optional is sociology. I'm a computer science engineer from Delhi University and I come from Madhya Pradesh. And this was my brief introduction. Now we can proceed with the question and answer session. ओके ओके तो जैसा कि आपने बताया मतलब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जैसे आपने 2018 का भी अटेम्प्ट दिया था, 19 में आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, देन 20 में प्रीलिम्स आपका रुक गया था एंड 21 में फाइनली आपको AIR 10 रैंक मतलब प्राप्त हुई है। तो आपके लिए प्रीलिम्स की, आपके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स की कैसी स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है ताकि आप 19 में और जो 21 में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की थी? सो प्रीलिम्स के मैं कुछ बेसिक पार्ट्स बताऊंगी, वो हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको शुरू करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या आया है। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी आप उठाते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर आप पार्लियामेंट पढ़ने जा रहे हो तो पार्लियामेंट से पहले क्या आ चुका है, कितने डेप्थ में और कितने विड्थ में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये करती थी कि अगर लक्ष्मीकांत है आपकी बुक, तो अगर मुझे स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कोई भी चैप्टर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेफर ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन सिंस 1995 and that will give me an understanding in how much depth I have to go and how much width I have to cover. So this was for all the subjects. बेसिक बुक्स वही होती हैं आपके, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, आरुष शर्मा, सतीश चंद्रा, जो भी बेसिक आपकी बुक्स थी वो मैंने फॉलो की हैं। और बुक को चूज करने के पहले आप एक दो दिन दीजिए, बट जब एक बार चूज कर लिया आपने रेफरेंस तो फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। काफी बार लोग बोलेंगे कि नहीं ये बेटर है, नहीं वो बेटर है। चूज वन बुक एंड स्टिक टू इट और उसको रिपीटेडली आप करते जाओ तो एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। फिर आई थिंक स्टैटिक आपका जो है वो मजबूत हो जाएगा। एंड स्टैटिक ही एक ऐसा पिलर है जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्प करता है। खास करके जो आज का प्रीलिम्स जैसा डाइसी हो गया है, तो स्टैटिक अगर आपका 100% श्योर है आपकी, अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी में तो आपको 18 करने हैं सही। अगर आपकी इकोनॉमी में 25 आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 22 करने हैं सही। तो ये आपकी लेवल ऑफ स्टैटिक होना चाहिए। बाकी करंट के लिए अगर देखें तो मैंने हमेशा न्यूज़पेपर ही फॉलो किया, मैंने मैगजीन कभी भी प्रेफर नहीं की है और न्यूज़पेपर में भी द हिंदी। ओके, मिस्टेक्स जो कि आपने 2018 और 20 में की जो कि एस्पिरेंट को अवॉइड करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, तो वो क्या आप बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सो 2018 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो बहुत ही इमेच्योर अटेम्प्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इट वाज अ स्टडी ऑफ 6 months and in those 6 months I focused on studying and less on how to finally give the paper. So जब फाइनली मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि उस साल का कट ऑफ था 98 और मेरे मार्क्स थे कुछ 92 के अराउंड। सो मुझे ये बात समझ आई कि मेरा जो डिफरेंस है 6 नंबर का, वो मैं क्लियर कर लेती उसी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को, अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग होती कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चंस थे उसमें जो मुझे उसमें हिट करना चाहिए था, पर मैंने उन्हें रिस्क नहीं लिया, या जो वन लाइनर्स थे मैंने उनमें रिस्क ले लिया। तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस टाइम पे। सब्जेक्ट सारे आ गए थे समझ, पर जो पेपर को आपको करना होता है वो मैंने कहीं ना कहीं मिस कर दिया था। टेस्ट सीरीज पे मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जो 2019 का अटेम्प्ट था उसमें मैंने ये चीजों पे फोकस किया कि मैंने प्रीवियस ईयर के सारा अच्छे से किया। टेस्ट सीरीज मैंने एक ज्वाइन की और उसको मैंने फुल्ली किया अच्छे से। 2020 में जो मेरा दिक्कत आई वो सीसैट की वजह से थी, जीएस की वजह से नहीं थी। और सीसैट में भी ऐसा था कि आपका जो माइंडसेट है ना सीसैट को लेके, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, वरना एक बड़े से बड़ा इंजीनियर भी वहाँ पे फेल हो जाएगा। और ऐसा मेरे कलीग्स के साथ भी हुआ है। दे हैव गॉट गोल्ड मेडल्स इन देयर इंजीनियरिंग एंड दे हैव फेल्ड इन सीसैट। So CSAT is no more whether you are engineer or you are an IIT and whatever. Yeah. CSAT is a leveler.
और अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है उस टाइम पे तो आप उसको बेकार करके आओगे। तो फिर मैंने सीसैट के लिए भी थोड़ा माइंडसेट को बनाया, कि स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे किस तरह से इस पेपर को हैंडल करना है, और फिर 2021 में फिर स्मूथली सारा निकल। ओके, आपने जैसे बताया टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो एक एस्पिरेंट को प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए? मैंने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी ऐसे, मैं बस मार्केट से जो अवेलेबल होता है वहां से मैं ले आती थी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर डिसिप्लिन पर्पस तो आप जरूर करो, बट ऐसा है कि एटलीस्ट 2-3 रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए सब्जेक्ट की, क्योंकि फिर आप फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे। और वन मोर थिंग, जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कवर्ड हैं, एटलीस्ट आप 2 बार उनसे जा चुके हैं, तब आपका टेस्ट सीरीज को कुछ वैल्यू देने का कुछ मकसद बनता है, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज प्रीवियस ईयर गिव्स यू कि एक्चुअल में यूपीएससी पूछ क्या रहा है। टेस्ट सीरीज का यह है कि it will definitely supplement your studies, but it cannot be an alternate to your previous year questions. So once you're done with them, आपका टाइम बचा है तो आप ज्वाइन करो उसको। एंड सिमिलरली इट गोज फॉर मेंस। मेंस में क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं और वो आते ही सबसे पहले मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। सो दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि कंटेंट में लिखना क्या है। एटलीस्ट गो थ्रू द सिलेबस ट्वाइस थ्राइस, look what has been asked in previous questions, and then you can join this. ओके, जैसे आपने बताया कारण आपका प्रीलिम्स क्लियर ना होने का सीसेट था, तो सीसेट की आप स्ट्रेटेजी भी आपने भी बनाई थी, तो सीसेट किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए या उसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? देखिए मैं बताती हूँ, जब मैंने 2018 में सीसैट दिया तो मेरे नंबर थे 110। जब मैंने 2019 में दिया तो मेरे कुछ उस टाइम भी 112 समथिंग नंबर। तो मुझे ये था कि सीसैट में 100 के ऊपर तो आ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। यस, तो मैंने उस साल बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं की, देखा ही नहीं खोल के सीसैट को 2020। और वहां पे क्या था कि 2 चीजें मुझे समझ आई हैं। पहला है कि सीसैट में अगर आप को एकदम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं आ रहा है, तो एक एक तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं कि जो वहां पे जाके कुछ खराब कराते हैं, और एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वाकई नहीं आता है। तो मेरा ये था, इस साइड वाला था, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आता था, बट वहां जाके मैंने अपना वो टेम्पल यूज कर लिया। तो मैंने स्टार्टिंग क्या की थी कि मैंने स्टार्टिंग अपना इंग्लिश वाले पार्ट से कर दिया, और मैंने पैसेज पढ़ा, नहीं आया, सेकंड पैसेज पढ़ा, कुछ आया ही नहीं, थर्ड पैसेज पढ़ा, तो आधा घंटा मेरा कुछ मैंने किया ही नहीं बेसिकली, और वहां से मैं डिरेल हो गई बिल्कुल प्रोसेस में। तो मैं चाह के भी क्वांट पे स्विच नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं यार आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं टाइम पूरा मिसमैनेज हो गया। अब इसको पूरा ओवरकम करने के लिए मैंने 2021 में क्या किया कि लास्ट की 15 डेज में मैंने 5 पेपर उठाए, और उन्हें हर दिन, मतलब 2-2 3 3 दिन की गैप पे मैंने उन्हें सॉल्व किया, ऐसे कि मैं एक्चुअल एग्जाम दे रही हूँ। तो वहां पे मैंने देखा अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे से 30 सेकेंड से ज्यादा ले रहा है तो आई हैव टू स्विच ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस मैंने यही किया कि आपका पहले आइट्रेशन में 1 से 80 तक आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। दिस वॉज माई सोल मोटिव, कि मैं 1 से 80 तक क्वेश्चन जा पाऊँ, क्योंकि कहीं कहीं पे क्वेश्चन बहुत आसान है, कहीं पे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, आप उस टफ वाले में फंसे रह जाते हो, और इजी वाला वही आप स्कैन ही नहीं कर पाते। तो फिर मैंने इस बार ये किया था कि प्रैक्टिस मैंने इतनी ज्यादा नहीं की क्वेश्चन को, बट अटेम्प्ट कैसे करना है इस पर मैंने ध्यान दिया। पर जो लोग हैं जिनका सीसैट में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, उन्हें सॉल्व करने ही नहीं आ रहा, आई वुड से कि आप प्लीज एटलीस्ट 8th 9th 10th की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं आप वो करिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक आता है, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप 8th 9th 10th को अच्छे से करो एंड यू विल बी डन विद इट। और उसके बाद जो प्रीवियस आ चुके हैं पेपर कितने भी 4-5 साल के पेपर उठाइए और उनको बिल्कुल अच्छे से करो, तो वो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक आपका 5 साल के पेपर में कवर हो जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये आपका डेली स्केड्यूल क्या था जब आप प्रिपरेशन करते थे, और ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, या ऐसा उनका मानना भी होता है कि 11 से 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कितने आवर्स प्रिपरेशन को देना चाहिए? सो ऐसा है कि ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे तो लग ही जाते हैं। 2 घंटा आपका न्यूज़पेपर लेगा, फिर आप आधे घंटे कुछ नोट्स बनाओगे, कुछ आप जीएस पढ़ोगे 2-3 घंटा, प्रीवियस ईयर करोगे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप सीरियसली कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो
7-8 घंटे लगेंगे। बट जो ये वाला मिथ है ना कि 14-15 घंटे, ये तो मैंने तो नहीं किया कभी। ये जब पेपर बिल्कुल करीब आ जाए, लाइक अभी 10 ही दिन बचे हैं प्रीलिम्स को या मेंस को 15 दिन बचे हैं, तो सर कुछ इशू है क्या वॉइस में, लोग कह रहे हैं बार-बार? नहीं नहीं नहीं, वॉइस इज ओके मैम। वो अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो वी विल मैं अपलोड रिकॉर्डेड वीडियो आल्सो, तो कोई इशू नहीं। हाँ, सो वेयर वी वर, घंटे। तो अभी जैसे एग्जाम करीब आ गया आपका, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई होती है कि इट स्ट्रेचेस टू 12-13 आवर्स एट मैक्स। उससे ज्यादा तो फिर ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। तो मेरा एग्जाम जब करीब था तो 12-13 घंटे पढ़ा होगा मैंने, बट ऑन एन एवरेज डेली कंसिस्टेंटली 7-8 घंटे विल डू। ओके। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एग्जाम का प्रेशर ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? और मुझे लगता है ये लगभग सभी पेरेंट्स के साथ होता है। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया, कैसे आप मोटिवेटेड रखे अपने आप को, कैसे कंसिस्टेंट रहे? देखिए, एक यूपीएससी फैकल्टी में एक चीज है कि जब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होता है, देन यू आर काइंड ऑफ चिल। जैसे ही थर्ड अटेम्प्ट जाता है, देन द प्रेशर रेजेस एक्सपोनेंशियली। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे दिख रहा था मैं ट्रैक पे हूँ, क्योंकि पहला प्रीलिम्स मुझे पता था अगर मैंने 6 महीने में इतने नंबर लाए तो आ जाएगा। 2019 में मैंने मेंस लिखा, उसमें भी मेरे कुछ 10-12 नंबर से रुका। तो अगेन आई न्यू कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक और कुछ तो भी हो जाए। बट जो 2020 का था, उसमें तो सीसैट वाज अ रोड ब्लॉक। उसमें मैं डिमोटिवेट हुई बिल्कुल, क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं था कि सीसैट की वजह से प्रॉब्लम आएगी। आई वॉज फुल्ली मेंस रेडी उस टाइम पे, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, बस अब प्रीलिम्स निकालना है और मेंस में लग जाना है, ये सब था। बट वो निकला ही नहीं। तो वो एक टाइम था जो लोवेस्ट टाइम था इस पूरी जर्नी का, 2020। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको खुद पे काम करना पड़ता है, बिकॉज फैमिली फ्रेंड्स एक हद तक ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड वेज टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। तो मैंने अपनी हॉबीज हैं, मेरी हॉबी इज गार्डनिंग एंड ट्रैवलिंग। तो मैंने अपना ओल्ड राजेंद्र नगर में ही अपनी बैल्कनी में एक मिनी गार्डन बना दिया। सो आई वाज काइंड ऑफ, जब भी मैं पढ़ रही हूँ उसके बाद मुझे, मैं उठती थी तो आई वुड टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स एंड आई विल डू वाटरिंग एंड फर्टिलाइजिंग देम। सो इट केप्ट मी बिजी एंड ऑल्सो मोटिवेटेड। सो दीज वर द थिंग्स दैट आई फोकस्ड ऑन। और फिर कभी कभी क्या है कि आप नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स से जब बात करते हैं या उनके साथ कभी जाते हैं, तो माइंड बहुत चिल रहता है। अदरवाइज यू आर ऑलवेज इन दैट साइकिल, ये स्टफ वो स्टफ। तो ट्राई गिविंग टाइम टू पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू दिस एग्जाम। इट मे बी योर कजिन्स, योर फ्रेंड्स, एनीबॉडी। तो ये भी चीजें मैंने कुछ छोटी छोटी इनकॉर्पोरेट की। तो अगेन आई केम ऑन द राइट ट्रैक। और फिर जब एग्जाम आ जाता है तब तो फिर आप फोकस हो ही जाते हो। ओके। तो मैं आपकी जब मार्कशीट देख रहा था अरीबा, तो मेरे को देखने को मिला कि आपके ऐसे में काफी अच्छे मार्क्स थे। तो ऐसे के लिए काफी क्या आपने स्ट्रेटेजी अपनाई, और ऐसे को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अभी जो 2021 का ट्रेंड देखा वो काफी बदल गया है। तो आई थिंक आपके ऐसे में 124 मार्क्स थे। 134 में। यस यस। तो कैसे आपने मतलब उसको हैंडल किया, ऐसे वाले पार्ट को? तो ऐसे में ऐसा है कि सर कुछ लोगों का इनहेरेंट होता है कि आप तो लिखते ही अच्छा हो, कुछ लोग हैं जो काम करके अच्छा कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मुझे पता था कि मैं इतना तो फ्लावरी या जो उसकी डिमांड है वो मैं मीट नहीं कर पा रही थी पहले। इस बार मैंने कुछ ऐसे काम किए कि ऐसे में आपको अपनी एक ह्यूमन ह्यूमन साइड जो है, आपका ह्यूमनिज्म, वो आना चाहिए। आप जो एक ब्यूरोक्रेट, एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट हो, वो कहीं ना कहीं झलकना चाहिए। आपका फ्यूचरिस्टिक विजन विच स्प्रेड्स सस्टेनेबिलिटी एंड हैप्पीनेस अक्रॉस द वर्ल्ड, वो झलकना चाहिए। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिन्हें मैंने इंकॉर्पोरेट किया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी, जैसे इस बार का ऐसे था, टेक्नोलॉजी को हमने आउटसोर्स कर दिया, सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन आउटसोर्स टू टेक्नोलॉजी। आई रोट ऑन दिस। सो आई स्टार्टेड कि एलेक्सा है, और एक आर्टिकल आया था हिंदी में कि there was a girl who was in depression. She was a single mother. She was in depression and she was asking everything to Alexa. That what is going on in her life, why is she sad, play a music for her. So she was not giving time to her own self.
and she was not even introspecting what is wrong. She was only asking everything to Alexa. So मैंने इससे start किया, and then I continued Alexa throughout in my essay. I incorporated all the dimensions, but Alexa was one string. तो ऐसे क्या है कि एक स्ट्रिंग है और उसमें डिफरेंट एक नेकलेस होता है ना, उसमें बीड्स होते हैं, तो हर एक बीड आपका यूनिक होना चाहिए, पर एक स्ट्रिंग से अटैच्ड होना चाहिए. तो दैट स्ट्रिंग इज कि आपके ऐसे को कोहेरेंस लाएगा, पर हर एक बीड यूनिक बीड जो है आपका एक डायमेंशन होगा, एक अलग यूनिक एग्जाम्पल होगा, एक डायमेंशन हो सकता है. तो मैंने ये किया कि अपने ऐसे को आपको हर डायमेंशन में ब्रेक करना है, उसका yes पार्ट, उसका no पार्ट आपको निगेट भी करना है कि no, nothing or everything has not been outsourced to technology. Still we are focusing on our inner selves. Still we are connected to the families and friends. तो हर चीज में ऐसे मैंने किया कि एक तो मैंने माना कि हाँ जो टॉपिक कह रहा है yes, उसको मैंने निगेट किया कि नहीं पूरा ऐसा नहीं है. और फिर मैंने GS1 से लेके GS4 तक जितने हमारे पार्ट्स हैं उन सबसे मैंने एक एक एग्जाम्पल उठाया. जैसे हिस्ट्री में आप जाइए वहां से एग्जाम्पल लीजिए, सोसाइटी में जाइए वहां से एग्जाम्पल लीजिए, फिर आप ज्योग्राफी पॉलिटी जितने भी हमारे सब पार्ट्स हैं उन सबको सोचो और वहां पे क्या क्या आपके पॉइंट्स आ सकते हैं. जस्ट राइट इट डाउन and now you have to connect these examples with the ideas that you have made about your essay. Okay, first you make them understand what is self discovery, what is meaning of life, and why we have outsourced technology, what are better ways of it, and have we really outsourced every part of our lives to technology. So इस तरह के आप क्वेश्चन रेज करेंगे, फिर आंसर्स में आप आइडियाज लाएंगे और जो आपने एग्जाम्पल लिखा है ना GS1 से 4 तक उन्हें इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे. और कोड्स आपको डालने हैं और ऐसे को थोड़ा ड्रामेटिक बनाना है. हर चीज में बस ऐसे बता नहीं देना कि हाँ ये थोड़ा ड्रामेटिक. आस्क क्वेश्चन एंड रेज क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए कि वो उनको लगे कि हाँ अरे इतना ज्यादा. या जैसे जो आपके कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक ऐसे लिखा था, उसमें था कुछ, मैंने मलाला का एग्जाम्पल दिया था कि हाउ शी वाज कैप्चर्ड बाय तालिबान एंड देन हाउ हर ग्रिड हर कन्विक्शन वाज विजिबल थ्रू आउट. तो एक है कि आप उसको सिंपल लिख सकते हो कि मलाला के साथ ऐसा हुआ ऐसा. अभी आप उसको थोड़ा ड्रामेटिक करें तो कैसे कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट हर एक वर्ड के साथ आप एडजेक्टिव लगा दीजिए. जैसे जस्ट राइटिंग पॉवर्टी राइट एब्जेक्ट पॉवर्टी, churning poverty, या just writing leadership, write charismatic leadership और visionary leadership. तो थोड़े एडजेक्टिव जो आप साइड में लगाओगे तो थोड़ा सब्सटेंस आता है. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जिससे मैंने बेटर किया. ओके. अब हमारे आपके सेकंड हाईएस्ट जिसमें मार्क्स थे, मतलब GS1 पेपर में शायद 114 मार्क्स थे. तो हिस्ट्री में काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है, हिस्ट्री काफी बोरिंग लगती है. तो हिस्ट्री के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई और हिस्ट्री को आपने कैसे मैनेज किया, और ज्योग्राफी के लिए भी आपकी क्या स्ट्रेटेजी? आई बिलीव GS1 मेरा स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि मेरा प्रीलिम्स का जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था इन सब्जेक्ट में. और GS1 को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है कि जो प्रीलिम्स है जैसे आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न है, आपका ज्योग्राफी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है ना बहुत स्टैटिक है. इस पे आप कुछ अलग सा नहीं लिख पाओगे किसी से. बट इफ यू ऐड ऑल द फैक्ट्स दैट यू हैड गॉन थ्रू इन प्रीलिम्स इट विल ऐड मार्क्स. और इस पूरे पेपर में ना डायग्राम्स का बहुत स्कोप. आप आर्ट एंड कल्चर के लिए भी डायग्राम बना सकते हो, आप ज्योग्राफी के लिए, सोसाइटी के लिए, सब चीज के लिए डायग्राम्स आ सकते हैं. तो इनोवेशन लाने की जरूरत होती है GS1 में, अदरवाइज इट्स अ वेरी प्लेन पेपर. कुछ इसमें आप इतनी कोई स्कीम्स नहीं आती है याद, इतना कुछ वर्ल्ड में कुछ हुआ वो नहीं याद आता है. तो डायग्राम्स हैं आपके और आपके जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं वो आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं. और मैं आपको थोड़ी एक नोट्स है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ कि जैसे ये एक पेज है तो अभी इज इट विजिबल सर? यस. मतलब मैं बस एक आइडिया देती हूँ कि जैसे ये है मेरा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, ये आर्ट एंड कल्चर है मेरा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है. अभी इतने में ये पूरा आ गया है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब आपने पूरा 2-3 बार रिवीजन कर लिया है एंड नाउ यू आर लेफ्ट जस्ट 10 days आर लेफ्ट फॉर मेंस, तो उस टाइम पे आपकी ये नोट्स रेडी होनी चाहिए जिसमें आपके सिर्फ एक एक वर्ड आपको लिखना है. बस एक एक वर्ड, कुछ भी ए एंड दा नहीं लिखना है, सिर्फ वर्ड लिखो, इंट्रो कंक्लूजन सबके साथ.
डायग्राम क्या बनाना है वो भी आपको यहाँ पे करना है। इससे मैंने ये बनाया है कि वहाँ पे जो पॉटरी थी उसमें क्या क्या बना होता था, पेंटिंग्स में क्या बना होता था, या जो एक मैप है इंडिया का कि कहाँ कहाँ पे वो पेंटिंग्स पाई गई। तो इस तरह के आप एक एक छोटे छोटे नोट्स आपको रेडी रखने हैं। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स ताकि आप एग्जैक्ट वहां पर लिख के आ पाओ। तो GS1 और मैंने ये नोट्स हर में बनाए। अब जैसे इसमें प्री हिस्टोरिक है, इधर हड़प्पन है, ये पूरा वैदिक, मतलब यहाँ पे आपका पूरा 1/4 आर्ट नजर खत्म हो जाता है। सो इट गिव्स यू साइकोलॉजिकल थिंग कि बहुत कम है पढ़ने को, और दूसरा आपको चीजें ऑन पॉइंट याद रहती हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी वैसे ही। दीज आर द थिंग्स। अरीबा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो पेजेस जो आप मतलब स्टूडेंट्स को शो कर रहे थे, इनका फोटो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं उन लोगों को श्योर। ये दिखा पाऊँ, और काफी मदद मुझे लगता है उनको मिल पाएगी, क्योंकि यही एग्जैक्टली यस प्रॉब्लम आता है कि नोट्स मेकिंग कैसे करें, नोट्स कैसे होना यस सर, यस एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वो काफी यस हेल्प सर। स्टूडेंट्स को कर पाएगा। अब बढ़ते हैं ऑप्शनल की तरफ। जैसे कि सभी जानते हैं कि आपका ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों चूज किया? आपको क्या लगता है कि आप प्रोज और कॉन्स थे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, और एक बच्चे को क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज करे? सो सोशियोलॉजी जब मैंने चूज किया, मैंने एक्चुअली जब मैं ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही थी तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट थे मेरे ध्यान में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी। मैंने इन सबके थोड़ा थोड़ा सिलेबस देखा, एंड आई रियलाइज कि वो जिस जो ऐसा पार्ट जिस चीज के साथ मैं रह पाऊंगी साल, अगर साल साल भी लग जाए, तो दैट विल बी सोशियोलॉजी। सो दिस सोशल इश्यूज आर वेरी क्लोज टू मी सिंस वेरी लॉन्ग, लाइक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, तो वहां पे हम बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है हमारा सोशल इश्यूज से, फेमिनिस्ट ट्रेंड से, ये सब चीजों से। तो देयर वाज अ नेचुरल थिंग कि ये पढ़ना हमें मजा है। तो आई चोज दैट, एंड सिलेबस बहुत ही ओवरलैपिंग है। GS1 में आपको काम आएगा, GS2 में सोशल जस्टिस में काम आएगा, आपका GS3 में काम आएगा इकोनॉमिक्स में, जो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ वाला पार्ट है, GS4 में पूरा काम आता है। ऐसे तो पूरे पूरे सोशियोलॉजी पे आ जाते हैं कभी कभी, जैसे पेट्रियार्की है, एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर। सो आई थॉट कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी सही है, और मार्क्स भी अच्छे खासे आते थे, तो आई चोज दिस इस रीजन से। अब इसका कौन क्या है कि आपको ये सब्जेक्ट लगता बहुत आसान है, पर ऐसे नहीं होता है। इस सब्जेक्ट को समझना थोड़ा मुश्किल है। हमें लगेगा कि यार कास्ट सिस्टम ही तो है, वो तो दिख रहा है डेली, बट देयर आर इंट्रिकेटीज टू दैट, एंड डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दैट। यहाँ पे आपका व्यू मैटर नहीं करता है, यहाँ पे उनका व्यू आपको रखना है। और सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज लाना बहुत मुश्किल है अपने आप, अदरवाइज वो एक GS जैसा आंसर देने लगता है। तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम सोशियोलॉजी में यही है कि आपको लैंग्वेज कैसे लाना है और वर्बेटिम आपको प्रोड्यूस करना है। अब जैसे कोई थिंकर है इमाइल दुर्कheim, उसने जो रिलीजन की डेफिनेशन दी है आपको वही लिख के आना है, आप अपने से डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोशियोलॉजी में, क्योंकि मेरे अंदर वो एक वीकनेस है, आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्ट चीजें, तो मैं अपनी डेफिनेशन बना देती थी। बट देन आई रियलाइज कि ये काम नहीं करेगा। तो कौन यही है कि आपको बहुत ज्यादा रेटिफिकेशन करना है उसमें, बट अगर आपने कर लिया तो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है और हेल्प करेगा आपकी थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हमारे अगली क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन से रिलेटेड ये कि इसके लिए क्या रिसोर्सेज आपने यूज किया और क्या बुक लिस्ट थी आपकी सोशियोलॉजी ऑप्शन की? सो मैंने क्लासेस ली है बाजीराम से, महापात्रा सर से, उनकी जो नोट्स थी दैट वाज द बैकबोन। और फिर मैंने इग्नू का BA पढ़ा है, बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग, इग्नू का BA मटेरियल। और लॉन्गेस्ट जो है ब्लू कलर वाली, उसका मैंने, वो भी बहुत ही लिमिटेड, आप समझ लो अगर हॉलोमस इतनी है तो उसका मैंने सिर्फ 20% पढ़ा होगा। वो एक चीज हो गई। और दूसरा नितिन सांगवान सर की जो बुक है, ये 4-5 रेफरेंसेस थे मेरे। एक तो मेरी क्लास नोट्स, हॉलोमस सिलेक्टिव, इग्नू सिलेक्टिव एंड नितिन सांगवान। तो इन सब को जोड़ के मैंने फिर अपनी नोट्स बना ली एक एक उसमें, कि जैसे कोई चैप्टर है तो मैं हर 4 चीजों से पढ़ूंगी, और फिर नोट्स फाइनल हो जाएगी, और फिर मैं फाइनली अब वो नोट्स ही पढ़ती रहूंगी, अब वो बुक साइड हो जाती है। तो दीज आर माई रेफरेंसेस। और जो करंट का है वो आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं बहुत अच्छी हैं, जैसे योर योर लाइफ, योर सोशल समथिंग लाइक दैट, योर आर्टिकल लाइब्रेरी और समथिंग, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ। कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे इश्यूज आते हैं।
वहां से आप करेंट वाला कर सकते ओके ओके। एक क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पे आया भी था कि जब मैम लाइव आए तो उनसे पूछिएगा, क्लास 11th और 12th की जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की एनसीईआरटी, क्या वो उनका भी इम्पोर्टेंस है, मतलब सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपको, आपका इसमें क्या पॉइंट है? सर। जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे हैं सोशियोलॉजी की, आई थिंक उन्हें पढ़ लेना चाहिए जरूर 11th 12th की बुक को। मैंने कोचिंग ली थी तो मुझे इतना कोई खास उसकी जरूरत नहीं लगी, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक बुक है। वो आपको हर एक टॉपिक से आपको एक्सपोजर देती है कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या है प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज हैं, हमारा क्या चेंजेस आए, क्या कॉजेस थे चेंजेस के। बट वो डेप्थ में नहीं जाती है वो बुक। तो अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो थ्रू दैट बुक। और अगर आप उससे जाएंगे तो आपका जो इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है GS1 का, वो भी अच्छा हो जाए। सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट बुक, बट अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उसका इतना यूज नहीं। ओके ओके ओके। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, मतलब नोट्स में कैसी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसी होना चाहिए, और क्या मिस्टेक उनको अवॉइड करना चाहिए? सर ऑप्शनल है भाई, जैसे मैंने बोला ये बहुत आसान दिखता है पर बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसमें आपको सबसे पहला क्या है कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल दुर्खाइम का डिविजन ऑफ लेबर थ्योरी है, सो इट टेल्स कि सोशल सॉलिडारिटी बढ़ेगी इससे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। अब पर एक बार मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एक फ्रेंड है, उसने मैंने उससे कुछ पूछ रही थी डिविजन ऑफ लेबर के बारे में, तो उसने उस थ्योरी को कुछ और नहीं समझ रखा था पूरे में। और ये इशू कहाँ आता है, जब बच्चे क्लास नहीं लेते हैं, कोचिंग अगर नहीं ली है, तो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ के, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के कुछ और ही समझ बैठे हैं। So first thing is when you're reading, please read from authentic sources and try to substantiate with some person who knows sociology. Because we are not sociologists, we cannot make our own theories. जो theories हैं वो है, आप उसको change नहीं कर सकते। So first is your understanding part, second is your notes part. तो नोट्स में आपको काहेली नहीं दिखानी है, क्योंकि नोट मेकिंग सबसे बड़ा टास्क होता है। और हम उसमें बहुत ही, नहीं यार ये तो मुझे याद ही रहेगा, ये तो याद रहता ही है, ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे दिमाग में। बट डू मेक नोट्स, बिकॉज सब कुछ भूल जाता है एक टाइम के बाद। जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो फिर आप वही दिस इज गुड दिस इज बैड वाला हो जाता है, तो कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं याद आता है। तो प्लीज मेक नोट्स एंड नोट्स शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आई राइट डाउन इंट्रो, कि मैं 3 तरह की इंट्रो लिखूंगी। इफ समथिंग कम्स लाइक दिस, I'll introduce with this. If something is of this sort, I'll introduce with this. Then I will have 3 4 conclusions also ready for every subject, every topic. कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कंक्लूजन लिखूंगी, इसमें ये लिखूंगी। अब डायग्राम्स भी मेरे पास रेडी होंगे, फ्लो चार्ट सब कुछ रेडी रहेगा। और एग्जांपल्स जो मेरे आज के एग्जांपल में है या जो पहले के एग्जांपल है, उन सबको मैं उसमें इंकॉर्पोरेट करूंगी। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। एक बार टाइम इन्वेस्ट करिए, वो आपको हमेशा फ्रूटफुल। और सेकेंड इज, थर्ड इज आंसर राइटिंग। सो हर सब कुछ एक तरफ है, आंसर राइटिंग दूसरी तरफ है। अगर आपने सब कुछ कर लिया, बेस्ट ऑफ नोट्स बना ली और आंसर राइटिंग भी किया, तो वो नोट्स आपकी बुक में ही रह जाएगी, फिर मतलब आप उसकी बुक छाप दो, यही बात। तो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या करती थी कि आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, सॉरी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसी टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर उठाना है और देखना है उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है। नाउ अटेम्प्ट दैट, डोंट थिंक कि बस ब्रेनस्टॉर्म कर गया तो चलेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग GS में चलती है, ऑप्शनल में नहीं। ऑप्शनल में आपको लिखना ही पड़ेगा उसमें। तो जैसे ही आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, जैसे ही कोई थिंकर कंप्लीट किया है, जस्ट पिक अप दोस पेपर्स, आपको जो प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन, राइट इट डाउन। और पेपर आपका कोई टॉपिक तभी कंप्लीट होता है जब आपने उसके टॉपिक को पढ़ा, उसकी प्रीवियस ईयर को लिखा, ओनली देन इट इज कंप्लीट। डोंट थिंक कि आपने बस पढ़ लिया तो वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग, 3 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड वेरी वेरी ऑथेंटिक सोर्स से। सेकेंड इज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होना चाहिए। थर्ड इज आंसर राइटिंग, तो आपको उसी टाइम करनी है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ओके ओके। जैसे कि मैं आपकी मार्कशीट देख रहा था, आपके इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स थे, 193। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या, मतलब आप टिप्स शेयर करना चाहेंगे, और एक दो क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछे हो, अगर आप बताना चाहें।
सर इंटरव्यू के टाइम पे मैं, वैसे तो मैं पूरे अपने इस जर्नी में आई वाज लिविंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर, बट इन इंटरव्यू आई केम टू जामिया आरसीए. सो राइट नाउ आई एम इन जामिया आरसीए itself. सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पीपल आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, तो हम ना अपना ग्रुप बना लेते थे यहाँ पे. तो आपस में अगर आप यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली, तो आप कहीं पे भी हैं, आप एक ग्रुप बना लीजिए अपना जिसमें डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं. वो उनका स्टेट अलग हो या उनका ऑप्शन अलग है, तो क्या है कि हमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं इससे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड. क्या आपको प्रॉब्लम है बोलने में, अपने आइडियाज पिकअप करने में, आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी कैसी है. अंडरस्टैंड, एनालाइज योरसेल्फ एंड नाउ वर्क ऑन दैट. सो वर्क ऑन दैट बाय मेकिंग ग्रुप्स. इंटरव्यू अकेले रह के नहीं हो पाता है, और मेंस और प्रीलिम्स में आप जितना आइसोलेटेड हो दैट इज गुड, बट इंटरव्यू में आपको थोड़ा सोशलाइज होना पड़ेगा. सो मेक ग्रुप्स एंड एक दूसरे के आप टैग एक्सचेंज कर लो. तो उससे क्या है कि एक एक पॉइंट पे आपको डैफ के एक एक पॉइंट पे आपको अपने क्वेश्चंस बनाने हैं, और जो दूसरे ने आपको दिए उस पर भी आपको रेडी रहना है. सो डोंट गो फॉर मेनी मॉक्स, रादर एनालाइज एंड पीयर एनालाइज दिस. यही मैंने किया था. ज्यादा मॉक्स मैंने नहीं दिए, सिर्फ आई बिलीव ओनली 3 मॉक्स आई गेव. एंड यहाँ पे जो मेरा एनवायरमेंट था आरसीए में, जामिया आरसीए में, यहाँ पे ही मैंने रह के अपने डैश पे एक्सचेंज किया, मुझे क्वेश्चन लिए, उस पर आंसर बनाए. और जो मेरा करेंट था, न्यूज़पेपर आपको छोड़ना नहीं. और ऐसा भी नहीं कि मैं सारे न्यूज़पेपर पढ़ लूँ. मैंने सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ा है, हिंदू, और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरे टाइम. तो मैंने हिंदू ही पढ़ा इंटरव्यू में भी, इट इज सफिशिएंट. तो ज्यादा एक फ्रेंजी है कि अभी इंटरव्यू कॉल है तो सब पढ़ लेंगे हम, सारा कुछ पढ़ लेना है, ऐसा नहीं है. इंटरव्यू इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ rather than getting bogged down with a lot of knowledge. So do that. Self-analyze, peer-analyze, and current affair by one source. ओके. अब हम कुछ क्वेश्चंस जो चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो ले लेते हैं. और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आए अमृता का कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्स होना चाहिए, करंट अफेयर की कौन सी मैगजीन मतलब फॉलो करना चाहिए. मैंने तो करंट अफेयर की मैगजीन प्रीलिम्स के लिए भी फॉलो नहीं की थी, तो ऑप्शन के लिए तो ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगी. और मैं यही आपको बोलूंगी कि प्लीज डोंट गो विद रेडीमेड मटेरियल. ऑब्वियसली आपको वो सप्लीमेंट करेगा, बिल्कुल करेगा, बट जो चीज आप अपने से करेंगे ना, जो अपने से एफर्ट मारोगे डेली न्यूज़पेपर पढ़ के, डेली अपना मतलब आपको एंटीना ऑन रखना है कि आप सोशियोलॉजी आपके रियल लाइफ में होती रहती है. आपको आपका जो हेल्पर है, आपका डोमेस्टिक हेल्प है, वहां पे आपको सोशियोलॉजी दिखेगी, आपको आपके घर में सोशियोलॉजी दिखेगी. सो डोंट हैव टू गो विद रेडीमेड मटेरियल, रादर स्टार्ट एनालाइजिंग कि क्या हो रहा है आपके सराउंडिंग. और जो न्यूज़पेपर में कंटेंट आता है आप उसको कनेक्ट करो कि ये किस टॉपिक से मैं जोड़ सकती हूँ. जैसे आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट अभी जो बनी हमारी, she comes from a tribal background, so it's a very good example for tribal कि हमने हमारी जो पॉलिसीज है कहीं ना कहीं उन्होंने इतना काम किया है. Today we are seeing a president in form of tribal women. So ये चीजें हैं, आपको इनकॉर्पोरेट करना है. इसके लिए आपको मैगजीन नहीं चाहिए, जस्ट कीप योर एंटीनाज ऑन कि आपको क्या कंटेंट कहाँ जोड़ते जाना है. So I didn't prefer any special current affair material. Rather, I just focused on newspaper. यहाँ पर नेहा का एक क्वेश्चन आया कि where to study ancient and medieval India. Okay, so for ancient I did only Arya Sharma, and for medieval I did Satish Chandra. Okay. I did not do Nitin Singhania for art and culture. I stick to fine arts की बुक जो 11th क्लास की है. उसको आप रिपीटेडली पढ़ो, उसमें जो जो डायग्राम है उस डायग्राम तक के नीचे पढ़ो क्या लिखा है, कहाँ है वो पर्टिकुलर आइडल. हर एक चीज को गूगल करो अच्छे से, वो बुक सफिशिएंट है. और आपकी जो कोर हिस्ट्री है आर एस शर्मा सफिशिएंट. यहाँ पर एक क्वेश्चन साक्षी का है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट यूपीएससी एग्जाम. फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई यू वांट टू डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये ऐसा साइन वेव चलता रहेगा. और अगर आप इस एग्जाम में घुस गए तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव इंसेंटिव्स टू गिव मोर अटेम्प्ट. तो एक बार बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है. फर्स्ट स्टेप इज क्लैरिटी ऑफ थॉट, आई बिलीव, कि क्यों करना है और इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मैं क्या दे सकती हूँ सोसाइटी को. बी वेरी क्लियर फॉर दैट एंड स्टार्ट विथ
understanding the exam, what this exam is all about, what qualities they want from a bureaucrat. And if you imbibe those qualities in yourself, that day you'll become an officer, I believe. तो जो क्वालिटीज हैं, जैसे डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, विजन है आपका, आपको कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए चीजों का, ये चीजों पे ध्यान दो। और फिर एग्जाम है कि प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू, इन तीनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको समझो। सिलेबस को चिपका लेना अपने आगे और उसको डेली समझना है कि वो चाह क्या रहे हैं। याद नहीं करना है कि यहाँ ये लिखा है वहां वो लिखा है, जस्ट अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ सिलेबस कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम। सो दीज आर द थिंग्स दैट विल मेक यू रेडी टू एंटर दिस एग्जाम। और उसके बाद वंस यू एंटर तो गाइडेंस तो मिलता ही रहता है। यहाँ पर रमन का एक क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड बुक और कोचिंग के नोट्स क्या सेम रहते हैं या हमें कोचिंग के नोट्स पे रिलाय करना चाहिए? सो आई जॉइन, मैंने एक ही कोचिंग किया है, वाजिद रवि। सो दैट हेल्प मी, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था पीछे का ह्यूमैनिटीज में, मैंने हमेशा साइंस ही पढ़ा था। तो उस तरह से मुझे तो कोचिंग ने काफी हेल्प की। कुछ सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन चीजों में मुझे काफी मदद की, काफी कोर सब्जेक्ट हैं टेक्निकल में। तो अगर आप जाओगे मार्केट में तो आई बिलीव जो बेस्ट ऑफ कोई स्टूडेंट का मटेरियल है वही क्लास नोट्स की तरह जाता होगा। क्योंकि मैंने तो कभी कोई फर्स्ट हैंड मैंने नोट्स नहीं देखे किसी के भी, मैंने देखे नहीं पढ़ा है, आई ओनली रिलाइड ऑन माय ओन नोट्स। सो आई कैन नॉट कमेंट कि वो एग्जैक्ट होता है कि नहीं, बट आई बिलीव अगर आप क्लास में जा रहे हैं, अगर आपने ज्वाइन किया ही है तो उसको ऑनेस्टली करो। और अगर नहीं जा पा रहे हैं टू एनी रीजन तो ठीक है, आप उससे भी काम चला सकते हैं, क्लास नोट्स जो अवेलेबल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कौसर का आया है कि सर कॉन्सेप्ट लाइक सोशल इश्यूज, सिक्योरिटी, ये कहाँ से कवर करना चाहिए, इनके लिए क्या सोर्सेस होना चाहिए? कैन यू रिपीट सर, सोशल इश्यूज है? शायद इंडियन सिक्योरिटी का बोल। सो सोशल इश्यूज पार्ट 1 का है, और जो थोड़ा बहुत जीएस 2 में सोशल जस्टिस आता है, इनमें थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है। तो इसके लिए आपको वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो एक स्केलेटन आपको चाहिए होता है कि मोटा मोटा है क्या, दैट इज सिलेबस, कि पूछा क्या है, आपको बिल्कुल वर्बेटिम पता होना चाहिए क्या पूछा है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपने क्लास ली है कहीं से तो वो आपका एक फॉर्डर मटेरियल की तरह आप यूज कर सकते हैं उस चीज को। मैंने ऐसा कोई कहीं से भी उठा के नहीं किया था किसी भी मटेरियल से, बट मैंने खुद ही अपना उसको गूगल किया, जो भी टॉपिक्स थे गूगल करके मैंने वैल्यू ऐड किया कि मैं कहीं कुछ ग्राफ्स डाल सकूँ, कुछ अच्छे रिकमेंडेशन डाल सकूँ, या कोई बेस्ट प्रैक्टिस कहीं चल रही है किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, वो मैं डाल सकती हूँ। तो ये चीजें मैं ओवर द टाइम आई यूज्ड टू ऐड, एंड ओवर द टाइम आई यूज्ड टू सबट्रैक्ट आल्सो, कि ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो बेस्ट ऑफ थिंग आपके नोट्स में डालने, खास करके ये वाले पॉइंट्स, ये वाले टॉपिक्स जो आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते, सोशल इश्यूज एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो न्यूज़पेपर से आपको मिलता रहेगा कि क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर स्केलेटन मटेरियल आप गूगल करके एक 1 पेज नोट्स बना लो, उस पर ऐड करते रहो, ऐसे करना। यहाँ पर एंड वन मोर थिंग, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन। आई कैन नॉट स्पीक मोर कि कितना ही जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप एक बार, अगर आपको वो एक तरीका है ना एनालाइज करने का, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप बता सकते हो कि इस साल ये डायमेंशन आएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, वी गेट सो मच इन्वॉल्वड इन टेस्ट सीरीज दैट वी जस्ट फॉरगेट एंड वी जस्ट नेग्लेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने कर लिया है 10-15 साल के प्रीवियस ईयर, तो आई बिलीव हर एक डायमेंशन आपका कवर है उसमें, जहां से वो इस साल पूछना है। तो ये 3 चीजें हैं, आपके खुद के नोट्स जो आप गूगल करके बनाओगे, करंट अफेयर्स आप उसको ऐड करोगे, और प्रीवियस ईयर से आपको एक होलिस्टिक कवरेज चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रमन का है कि ओनली एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से काम हो जाएगा क्या, मतलब यूपीएससी? ओनली एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा तो काम नहीं होगा, because you are missing a major pillar, that is in newspaper. I believe अगर आपने ये पूछा है तो आप न्यूज़पेपर के इतने बड़े फैन नहीं हैं, तो न्यूज़पेपर तो आपको हर स्टेज में पढ़ना है। और दूसरा, आज कंपटीशन इतना हाई है ना कि अब इन चीजों से काम चल ही नहीं रहा है। तो अगर आपने बेस में बहुत वैल्यू एडेड लिख भी दिया है
तो या तो आपने कुछ इधर डायरेक्शन में वैल्यू ऐड कर दिया है जो चाहिए नहीं थी, और अगर करी है तो अब लोग उसके ऊपर भी कर रहे हैं। तो अब थोड़ा आपको अपना बार रेस करना है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन टुडे इन इंटरनेट एरा, Yes. democratization of information what we call, so everybody has access to best of content। तो अभी आपको थोड़ा अपना बार रेस करना है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ पढ़ लो, बहुत सिलेक्टिवली और बहुत एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मैं इस कंटेंट को यूज कहाँ करूंगी। डोंट रीड एनीथिंग जहां आपको पता ही नहीं है मैं यूज कैसे करूंगी। तो अगर मैंने कभी भी इस पूरे जर्नी में किसी को फॉलो किया, किसी बुक को या किसी टॉपिक की कॉपी को, कोई फैक्ट को, तो मैं पहले ही सोच लेती थी कि ये मैं पुट कहाँ करूँ। अगर नहीं आ रहा है कहीं पुट करना तो आई जस्ट एलिमिनेट इट ऐसे। Okay. यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है जो मैक्सिमम बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे मीडियम चूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है और मैं गुजरात से हूँ, मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन इंग्लिश की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव है, तो इंग्लिश में इम्प्रूव कैसे करूँ और क्या मुझे इंग्लिश मीडियम के साथ जाना चाहिए? I really don't know if I'll be able to comment on this, but I'll try my best। अगर आप देखिए, आपको जो भी मीडियम आपको जिसमें समझ आता है ज्यादा, या आपको जो लगता है कि आप एक्सप्रेस कर पाएंगे उसमें, स्टिक टू दैट। आई बिलीव कि ये थोड़ा ऐसा है कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम को ज्यादा चांस मिलता है या उनके साथ कुछ ज्यादा फेवर्ड है यूपीएससी। मैं इस चीज से अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कंटेंट आप उन्हें दे रहे हैं, अगर आप अपना इंफॉर्मेशन, आपका आइडिया अगर आप वहाँ डाल पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बायस है या कुछ ऐसा है। बाकी अगर आपने सोचा है कि आपको इंग्लिश में ही स्विच करना है, तो माय डियर इट्स अ बिग टास्क आई वुड से। क्योंकि एक चीज है कि आप कंटेंट करने में ही इतना टाइम लगाते हो, अभी आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क है कि आपको अपना मीडियम ही चेंज करना है। तो इस पे बहुत अच्छे से पहले तो आप सोचो कि आपको वाकई मीडियम चेंज करना है कि नहीं। इफ यू कैन डू विद योर ओन लैंग्वेज, गो अहेड। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब आपने डिसाइड कर लिया है चेंज करना है, तो स्टार्ट विद बेसिक बुक्स। आपको डिक्शनरी में आप पूरा टाइम देखना पड़ेगा कि ये टर्म का क्या मतलब है, बार बार आप उसे इनकॉर्पोरेट करिए अपनी डे टू डे लैंग्वेज में। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अमन का है कि व्हेन आई रीड न्यूज़पेपर सर्टेन वर्ड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू समराइज, सो हाउ टू डील विद दैम? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि ये चीज मैंने अपने बचपन में इंग्लिश के क्लास में समझी थी कि इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन द डिक्शनरी फर्स्ट, ट्राई की अंडरस्टैंडिंग ये जो वर्ड है ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, तो इसका मतलब हो क्या सकता है। जैसे कोई भी वर्ड है, वो अगर किसी अच्छी लाइट में लिखा है तो मतलब वो कुछ अच्छा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ बैड लाइट में लिखा है मतलब कुछ क्रिटिकल वर्ड है। तो पहली बात तो है आप उसको खुद सोचो कि ये क्या मीनिंग दे सकता है। नहीं समझ आया, अब आपको डिक्शनरी यूज करना ही पड़ेगा, आप यूज करिए। बट rather than just writing it in a notebook and forgetting it, try incorporating in your daily talks, in your daily answer writing if you're doing it all। तो इन चीजों को आप incorporate करो। इंग्लिश आई बिलीव या कोई भी लैंग्वेज ऐसे नहीं आती है कि आपने बस उसका बेसिक बेसिक जान लिया और आप भूल गए। आप जितनी बार उसको प्रैक्टिस करोगे डेली डेली डेली, वो आपको incorporate हो जाएगा। जैसे अगर आप मुझसे ही पूछो कि व्हेन आई वाज नॉट इन दिस प्रिपरेशन, तो बहुत सी चीजें थी जो वर्ड्स मुझे बहुत बड़े लगते थे, अब वो मेरे लिए डेली लाइफ वर्ड्स हैं। तो वो आप जितनी बार यूज करोगे आपको वो आ ही जाएगा। अब मैं नॉर्मल टाइम में तो मैं स्टेक होल्डर्स नहीं बोलती थी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे लिए। बट नाउ इट्स समथिंग वेरी बेसिक बिकॉज आई यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये आप करिए, आप रेगुलर बेसिस पर उसको यूज करिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन रोहित का है कि मैम आई एम बिगनर और मेरे से प्रीलिम्स प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग द एनसीईआरटी, तो क्या करना चाहिए? सर आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही थी। रोहित का एक क्वेश्चन है कि वो बिगनर है और उन्होंने एनसीईआरटी कवर कर लिए, लेकिन उनसे प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो अभी जो प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन देखा तो आपको समझ आया होगा कि कुछ दो तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई उस टॉपिक में। सेकेंड इज आपने उसको इतना महत्व दिया ही नहीं, आपको लगता था यार ये तो ऐसा वैसा टॉपिक है, आप हटाओ इसको, पर उस पर क्वेश्चन आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, और कहीं फिर थर्ड इज योर रिविजन है, आपने रिवाइज अच्छे से नहीं किया तो वो चीज आपको स्ट्राइक नहीं कर रही है। तो आइडेंटिफाई करिए आप पहले कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देयर वाज अ नॉलेज गैप और रिविजन गैप,
या आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, आपने स्किप मार दिया। नाउ व्हेन यू हैव अंडरस्टूड, अगेन रीड द कंटेंट, अगेन रीड द होल बुक और टॉपिक, एंड नाउ आफ्टर 2-3 days अगेन सॉल्व दैट थिंग, अगेन सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट एरिया। आई बिलीव हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से किया नहीं होता है और हम जंप कर जाते हैं प्रीवियस ईयर पे, या हमने रिवाइज नहीं किया होता है। तो ये तो होगा, आप आइटरेशंस में बार बार करो, नहीं सॉल्व हुआ फिर करो, नहीं सॉल्व हुआ फिर करो, वो हो जाए। Okay, यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है, विच इज द ऑथेंटिक सोर्स टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स? ओके, हाँ यार ये एक प्रॉब्लम आती है, ये बहुत सारे पब्लिकेशन है, देयर आर मेनी रॉन्ग फैक्ट्स। मैंने अरिहंत फॉलो किया था, एंड अरिहंत में मतलब मुझे मिनिमल प्रॉब्लम्स दिखी। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, अभी मुझे नहीं पता उन्होंने अपडेट कर दिया हो मे बी, बट अरिहंत का ये था कि उसमें मिस्टेक्स थी, बट एविडेंट मिस्टेक्स थी कि आपको पता चल जाएगा कि ये गलत लिखा है। तो अरिहंत आई बिलीव द ट्रस्टेड सोर्स, यू कैन फॉलो दैट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि ओके, सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। प्लीज शेयर योर इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट रिसोर्सेज। अनिरुद्ध का मतलब एक मैसेज है कि इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए। सो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के सारे लेक्चर्स देखे थे फॉर प्रीलिम्स। तो जो मेंस का स्टैटिक पार्ट है उसमें भी वो बहुत हेल्प करता है। तो स्टैटिक पार्ट के लिए आपको एक बार मृणाल सर के, अगर आपने यस यस, ऑडिबल वॉइस इज। तो मृणाल सर का आप कंटेंट आपका स्टैटिक पार्ट को कर देगा अच्छे से। उसके बाद मैंने सर इस बार फोरम आईएएस का ज्वाइन किया था, करंट अफेयर क्लासेस, जो विपिन सर का एक प्लेटफॉर्म है, वो करंट अफेयर क्लासेस कराते हैं। तो वहाँ वो GS2 और GS3 के लिए मैंने उस पर ही रिलाई किया। वहां से मेरा इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का जो करंट है वो हो गया। बाकी स्टैटिक भी आपको करना है, तो स्टैटिक के लिए शंकर एक बार ऊपर ऊपर से देखना है कि कुछ जो लेजिस्लेशंस हैं या जो आपके UNFCCC में जो आपके ये सब चीजें हैं, फाइनेंसिंग के जो इश्यूज हैं, ये सारी चीजों के आप छोटे छोटे नोट्स बना लो, तो स्टैटिक भी हो जाएगा और आपका करंट मैंने GS2 और 3 का डिपेंड कर। एक क्वेश्चन काफी देर से मैं देखने को मिल रहा है कि एक स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, बार बार वो दे रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी में चेंज लाना चाहिए ताकि वो प्रीलिम्स क्लियर कर? सर प्रीलिम्स क्लियर ना करने का मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप स्टैटिक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, या आपको आपको आपने कुछ टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे 1000 क्वेश्चन करना है, 5 लाख क्वेश्चन करना है, यू आर जस्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सो प्लीज आई विल से टू एवरी, जिस हिसाब का प्रीलिम्स है अभी, अगर आपने अपना स्टैटिक नहीं मजबूत रखा है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन इतने अलग अलग डोमेन से आ रहे हैं कि आप उसके पीछे भागोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब पिछले साल क्या हुआ कि लोगों ने स्पोर्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे आ गया था 2021 में, इस बार कुछ नहीं आया उससे। अब इस बार जो चीजें आई वो नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगी, तो आपको एक स्टैटिक ही बचाएगा। अगर आपका स्टैटिक पे पूरा कमांड है तो आपका 70% आई बिलीव हो गया है। अब जो बचता है दैट इज योर करंट अफेयर नॉलेज। उसके लिए आपको किसी मटेरियल पे बिल्कुल से रिलाई मत करो, अपने एफर्ट्स मारो। और जो मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा, हिंदू, आपको कोई भी हो सकता है, आप उसको डेली पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन उससे डायरेक्ट नहीं आता है, मतलब कोई टॉपिक नहीं भी आए कि करंट में हो, पर न्यूज़पेपर आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि यार ऐसा तो नहीं होगा, या ये चीज तो इस पॉलिसी में नहीं हो सकती, या ये नदी को तो मैंने कभी यहाँ पे नहीं सुना है ना ना देखा। तो न्यूज़पेपर में क्या है कि आपको एक अवेयरनेस ऐसी हो जाती है कि आप एलिमिनेट कर पाते हो चीजों को। तो न्यूज़पेपर को मत छोड़िए और स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। एंड अगेन प्रीवियस ईयर का कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। आप समझिए कि उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों बनाया, क्या इसमें लैक था, इसमें कहाँ पे उन्होंने कुछ हाइड कर रखा है। और जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस के जो आपकी ऑप्शंस है ना, उसको थोड़ा गूगल करके जाओ। ये काम आता है आपका एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा। जो कुछ 2000 में या 1990s में जो कोई एक ऑप्शन था ना, वो इस बार कुछ क्वेश्चन की तरह आएगा, ऐसा हो जाता है आपसे। तो आपको हर एक ऑप्शन को, स्पेशली इन आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री,
हर एक ऑप्शन को आपको गूगल करना है, और वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपके हाथ में है, ये चीजें आपके हाथ में। अब नया क्या देने वाला है, यू नेवर नो, बट स्टैटिक पोर्शन, योर न्यूज़पेपर एंड प्रीवियस ईयर इज इन योर ओन हैंड। अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर ये आपकी गलती है, और इतना करेंगे तो आई डोंट थिंक कुछ लिखने वाला है प्रीलिम्स में। ओके ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट का है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टक्ड टू ए सिंगल क्वेश्चन दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर. It is possible, please give the authentic answer, ma'am. How to make answer writing much more effectively to get good score in mains? ओके, सो दीज आर सेम क्वेश्चन है कि Yes, अलग? effective answer writing कैसे करें मतलब? अच्छा अच्छा, तो इफ यू आर अ बिगिनर, आपको पहले परफेक्ट आंसर के पीछे नहीं भागना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दैट इनर्शिया कि मैं आंसर नहीं लिखूंगी या नहीं लिखूंगी, या मैं एकदम भी पढ़ लूंगा तभी लिखूंगा। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने कोई कंटेंट पढ़ लिया एक दो बार और आपने उसको अपनी लैंग्वेज में उसको समझ लिया है कि ये है क्या, नाउ पिक 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 अ क्वेश्चन एंड राइट। आपने लिखा, उसको एनालाइज करो कि इसमें मैं क्या और बेटर कर सकती थी। आपका काम लिख के खत्म नहीं होता है, अब तो शुरू हुआ है कि आपने लिख लिया, अभी आपको एनालाइज करना है कि ये इंट्रो में और बेटर कैसे कर सकती हूँ, इसकी बॉडी में और प्रेजेंटेबल कैसे बना सकती हूँ, इस पॉइंट में मैं 5 पॉइंट की जगह 7 पॉइंट कैसे लिख सकती हूँ यूनिक, मैं पॉइंट्स को ब्रेक कैसे कर सकती हूँ, पैराग्राफ को मैं छोटा कैसे करूंगी, एग्जाम्पल्स मेरे अलग से कैसे दिख सकते हैं। ये चीजें आपको खुद की कॉपी पे देखना है। ये आपको कोचिंग में या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। आपने अभी क्या है कि यू राइट टेस्ट सीरीज एंड यू हैव आउटसोर्स्ड द इवैल्यूएशन पार्ट टू समवन, दैट इज गुड, दैट कैन गिव यू एक्सपर्ट एडवाइस। बट आपका जो खुद का एनालिसिस है ना, बैठ के आधे घंटा कि आप इसमें और क्या कर सकते हो, योर ओन यूनिकनेस आप कहाँ से ला सकते हो, वो बहुत जरूरी है इफेक्टिव आंसर। एंड दैट इज योर ओन, आपका एक खुद का एक तरीका इवॉल्व होगा उससे कि आप एक, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन को आप क्या फ्रेमवर्क में करोगे, सोशल इशू के क्वेश्चन को आप किस फ्रेमवर्क में करेंगे, किस टाइप के इंट्रो कंक्लूजन आएंगे उसमें। तो आंसर लिखो, टाइम दो, और उसको और इम्प्रूव करो, 2-3 बार लिखो एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार लिखो कि अब इसमें ये वाला ट्राई करते हैं, इसमें कभी टेबल बना देते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट करने को आया कभी टेबल बना के देखो, कभी आप ऊपर नीचे अलग अलग पैरा में लिख के देखो, तो खुद से इवैल्यूएट करो। लास्ट 2 क्वेश्चंस मैम. यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए? तो रिवीजन का है कि अगर आपने आज एक चीज पढ़ी है तो नेक्स्ट 24 आवर्स में उसको एक बार फिर पढ़ो। एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग जो बहुत ही काम आती है। अगर आपने आज कोई नया टॉपिक पढ़ा, टेक फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट पढ़ा आपने, नेक्स्ट 24 आवर्स होने के पहले आपको एक बार पार्लियामेंट को फिर से देखना है। अब क्या है कि मैं क्या करती थी कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा और उसका मुझे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, तो मैं उस शुरू करने से 5 मिनट पहले मैं उस टॉपिक को वापस से करूंगी जो मैंने एक दिन पहले किया है। तो मेरे लिए कभी कोई अलग से रिवीजन टाइम नहीं होता था, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक शुरू भी तब करती थी जब मैं पहले का पढ़ चुकी हूँ। तो एक वक्त आता था कि अब अगर मान लो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो और आप पहुंच गए हो पंचायती राज पे, आगे का इतनी सारी बुक हो चुकी है, तो क्या अब अभी भी मैं उसको पहले पढूं पूरा और फिर मैं पंचायती राज करूं? तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है अपना कि कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल अब याद हो चुकी हैं, रट चुकी हैं। तो आपको अब क्या करना है कि जो मेजर मेजर टॉपिक्स है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इन चीजों को आपको ऑन रिपीट करना है। फिर जब आपने कर लिया इसको आधे घंटे में, तो आप पंचायत में। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि नया टॉपिक शुरू करने से पहले आप पुराना पूरा रिवाइज करो। दूसरा है कि आप हर संडे को या सैटरडे को निकाल सकते हो, जितना वीक में आपने पढ़ा उसको करो। फिर आपको हर 15 डे पे रिवाइज करना है, हर मंथ रिवाइज करना है। अगर आपने कोई सब्जेक्ट 1 महीने से ज्यादा छोड़ा तो वो बैक टू जीरो हो जाता है। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपके सारे टॉपिक्स आ जाने चाहिए, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाने चाहिए, आपको उस तरह का शेड्यूल बनाना है। तो यही है। एक लास्ट क्वेश्चन कि कॉलेज स्टूडेंट्स में जो है उनको कैसे प्रिपरेशन को करना चाहिए और टाइम को कैसे मैनेज करें, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जो कॉलेज में है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो सर कॉलेज का अगर मैं देखूं, अनटिल अनलेस यू आर वेरी स्टूडियस पर्सन जिसको कॉलेज में गोल्ड मेडल लाना है,
तो अगर ऐसा है आपका केस तो फिर वो थोड़ी दिक्कत है। पर ज्यादातर जो मैंने देखा है या जिस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पढ़ाते हैं, सो वी स्टडी लास्ट के 1 हफ्ते में 10 दिन में। तो अगर ऐसा सीन है आपका प्रायोरिटी आपकी ये एग्जाम है, तो डेफिनेटली आप उसको हर दिन प्रायोर रखोगे। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं कॉलेज में, तो आई बिलीव क्लास अगर आपने अच्छे से अटेंड की है तो कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे। एग्जाम के 10 दिन पढ़ लोगे तो आपको हो जाएगा वो। पर ये एग्जाम आपका मेन फोकस होना चाहिए। और अगर आप किसी 3 ईयर के प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं मान लीजिए, तो आपको लास्ट ईयर में आपको शुरू कर देना चाहिए प्रेपरेशन यूपीएससी की। और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर दो और आपने कॉलेज छोड़ दिया पूरा, ये भी नहीं करना है। कॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जो आपको अल्टीमेटली इंटरव्यू में दिखानी है। सो नेवर नेग्लेक्ट कॉलेज, नेवर नेग्लेक्ट द करिकुलर्स दैट इज गोइंग ऑन, नेवर नेग्लेक्ट कि जो भी आपको वहाँ पे पर्सनैलिटी एनहांसमेंट की चीजें हैं उसे नेग्लेक्ट मत करो। पर डेली बेसिस पे 4-5 घंटा पढ़ते रहो अपने यूपीएससी को। एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी मैं ये कहूंगी कि आपको टाइम को निकालना है कैसे भी। आप जब कम्यूट कर रहे हैं तो आप पढ़िए, लंच में आप पढ़ सकते हैं, जब आपका वीकेंड है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो आप पूरा पूरा दिन पढ़ो। ऐसे ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और आप बहुत सी चीजें ऑडियो में है, तो अगर आप वॉक कर रहे हैं आप कुछ ऑडियो सुन लीजिए, कम्यूट कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़िए। इसी तरह से यह स्ट्रीम टाइम। ओके ओके, लास्ट। हाँ एक्चुअली मेरा फोन का बैटरी बहुत ही लो हो गया है, तो हाँ हाँ, बिल्कुल। लास्ट पार्टिंग मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहें। ओके। सो सिटिंग ऑन दिस साइड आई फील कि दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। जब मैंने सोचा था, जब मैंने फर्स्ट डे, मुझे अभी भी याद है, इट वाज 4 अगस्त, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, फाजीराम का फर्स्ट डे, तब नहीं पता था कि कहाँ तक जाना है। बट आई हैड दिस वन डिटर्मिनेशन कि अगर आई हूँ मैं इस फील्ड में तो डेफिनेटली हार नहीं मानी। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस कम, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू। एंड आई नो दैट इफ आई हैव चोजन दिस देन आई एम बेटर देन मेनी। क्योंकि इस फील्ड में आना ही, सोच पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपने ये सोचा है तो अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और हमेशा अपना एक रडार ऑन रखो, अपने ऊपर आपको एक रडार रखना है कि आप क्या करने आए और आप क्या कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम चाय पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें जाना ऐसे है पर धीरे धीरे हम इधर जाने लगते हैं। तो एक सेल्फ रडार हमेशा होना चाहिए कि व्हाट इज योर फोकस, व्हाट इज योर टारगेट, एंड आर यू टुवर्ड्स इट और यू आर डेविएटिंग। जैसे आपको लगा यू डेविएटिंग, करेक्ट। तो हर दिन आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए, एक रडार होना चाहिए, ये गोल क्यों आपने लिया और अब आप किसी भी सर्कमस्टांस में यू विल ओवर। 2020 वाला जो टाइम था वाज लिटरली द लोएस्ट फॉर मी। पर पता था कि दिस टू शैल पास एंड यू हैव ऑल द करेज इन योरसेल्फ, you can definitely gather it and channelize it to achieve your goals. So this will be my message in whatever situation you are. You have all the strength in yourself, believe in yourself and you will do it. आई थिंक ये सेशन में काफी कुछ हेल्प आप लोगों को मिला होगा, और इसका रिकॉर्डिंग भी है, हम लोग आप लोगों को शेयर कर देंगे, जो कि हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और इस तरीके के और भी सेशंस हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू अरीबा फॉर गिविंग योर टाइम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये सेशन अटेंड किया। Thank you so much.